डॉक्टर डीपी चंद्रवंशी जी, डॉक्टर बीपी त्यागी जी और सही संयोजक और उभरती हुई समाजशास्त्र की प्राध्यापिकाएं सीमा चंद्रवंशी और ज्योति रजक। अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना सभी को? हाँ, मैं एक जी रिक्वेस्ट मैम जरूर जी। करना हाँ, मैं बच्चों एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब हम लोग इस तरह का ऑडियो विजुअल ये क्लास हम लोग कर रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस, इसमें कोशिश करिए कि आप लोग अपनी बीच में कोई भी डिस्टरबेंस मत करिए। ये जो आपने हैंड रेज किया हुआ है इसको वापस ले लीजिए। तो जहां से आपने बटन दबाया वहीं से वापस करिए। अपने मोबाइल को आप टोटली सब लोग उसको म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, हम जब कभी बातचीत कर रहे हैं तो वो बातचीत करने में आदमी जो है उसका लिंक टूटता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे स्वतंत्र होकर बातचीत करूं। तो आपसे जब मैं जरूर पूछूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप लोग पूछिएगा जरूर, बात जरूर करिएगा, क्योंकि उसके बगैर कभी भी कोई भी संवाद पूरा नहीं होता और कोई भी वक्तव्य पूरा नहीं होता। तो मैं आप लोग सबसे अपेक्षा भी करती हूँ और इस शुभेच्छा के साथ मैं अपनी बात को शुरुआत करती हूँ। और सबसे पहले इस पूरे महाविद्यालय परिवार को इस बात के लिए साधुवाद कि एक बहुत ही अच्छे और ज्वलंत विषय का आपने चयन किया कि वर्तमान परिस्थितियां इतनी विकराल रूप लेती जा रही हैं, और ऐसी परिस्थिति में जो सृष्टि के दोनों पहिए हैं, स्त्री और पुरुष, दोनों ही समान रूप से इस समस्या के अधीन और चपेट में आते जा रहे हैं और सब के सब हम लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, चूंकि ये भारतीय समाज है और ये एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है, इसलिए यहाँ पर निश्चित रूप से जब भी हम स्टेटस की बात करते हैं, स्थिति की बात करते हैं, तो स्त्री और पुरुष दोनों ही सृष्टि के दो महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। बावजूद उसके हमारी व्यवस्था इन दोनों को एक एक दूसरे के अधीन रखती है। अगर सुपेरिटी या ऊपर रखा गया है तो वो पुरुष की सत्ता को प्रबल माना गया है और उसके अधीन स्त्री की सत्ता को स्वीकार किया गया है। तो ये व्यवस्था सदियों से चली आ रही, जब से हमारे सभ्यता की शुरुआत हुई होगी, समाज की शुरुआत हुई होगी, तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही विडंबना कही जा सकती है, एक त्रासदी कही जा सकती है कि जिस जैसे जैसे हम जितना स्वतंत्र होते जा रहे हैं, जितना अंदर हमारे अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती चली जा रही है, उतना ही हम देख रहे हैं कि हमारे मनोवृत्ति जो है वो स्पष्ट होने के बजाय कहीं ना कहीं दोराहे पे खड़ी हुई नजर आती है। और एक और हम तो अपने आप को बहुत आगे बढ़ा हुआ मानते हैं, बहुत विकसित मानते हैं, और वहीं पर दूसरी ओर कहीं ना कहीं हम इस तरह का व्यवहार करते हैं आचरण में जो किसी न किसी के हित को या उसके अस्तित्व को चोट पहुंचाता है। तो यहाँ पर हम जिस घटना की बात करने जा रहे हैं और जिस पर आप लोग ने अपने इस आज के वेबिनार को केंद्रित किया है कि हम बात करेंगे कि आज क्यों अपराध बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग सब समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं कि अपराध जो है एक स्थिति का नाम है कि जिस वक्त सामाजिक व्यवस्था और नियमों के विपरीत कोई भी आचरण करता हो, कोई भी करता हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की, कोई भी, तो जो व्यवस्थाएं मान्य हैं, जो नियम मान्य हैं, उस नियमों के विपरीत चलना और किसी दूसरे के हितों को चोट पहुंचाने की जो स्थिति बनती है वो कहलाती है अपराध या गलत आचरण। लेकिन कालांतर में जाकर वो इस तरह से विकसित होता चला जाता है कि वो निरंतर हमारे एक किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व को चोट पहुंचाने लगता है। हम ये देख रहे हैं कि आज की परिस्थितियों में स्त्रियों के प्रति या महिलाओं के प्रति जो अपराध का अगर आप एक ग्राफ बनाइएगा, मतलब एक हम चित्र बनाते हैं, तो हम देखते हैं, मैं भी आपको कुछ बताऊंगी चित्रण, कि कुछ इस तरह की स्थितियां रही हैं कि अगर पिछले 5 दशकों में हम देखते हैं तो हमें यह दिख रहा है कि अपराध की दर में बहुत तेजी से वृद्धि होती चली जा रही है। क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? देखिए, आप हमारी सामाजिक व्यवस्था, आप इतिहास में अतीत से जाइए कि पहले हमारा भारतीय समाज का रूप क्या था। कि वैदिक काल में तो महिलाओं को बहुत सर्वोच्च स्थान था, सब चीज की स्वतंत्रता थी, विवाह की, जीवन साथी की चुनने की, पढ़ने की, या हर क्षेत्र में। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया वैसे हम देख रहे हैं कि अधिकारों का भी हनन होता गया और महिलाओं का क्षेत्र सीमित हो गया और उनकी चार दीवारी कहाँ तक आ गई, घर तक सीमित हो गई। अब इससे क्या हुआ कि जब मध्यकाल आया, जो हमारे इस पूरे इतिहास काल में हमारा सबसे खराब काल हम इसलिए मानते हैं, और जो भी विचारक हैं कि मध्यकाल जो है बहुत ही पतन का काल माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं इस समय निम्न कोटि की हो गई थी और
कहीं कहीं किसी व्यक्ति के लेकर के, उसके अधिकारों को लेकर, उसकी स्वतंत्रता को लेकर के कहीं कोई हमको अच्छी स्थिति नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इस समय मुगलों का शासन भी था और उन्होंने पूरी हमारी हिंदू व्यवस्था को अपने अधिकार में ले लिया था। अब चूंकि वो अपने साथ स्त्रियां लेके नहीं आए थे, इसलिए वो यहाँ पर महिलाओं की, यहाँ की हिंदू महिलाओं के साथ उन्होंने जबरदस्ती करना शुरू किया। ये जो जबरदस्ती का जो आचरण था, किसी की इच्छा के विरुद्ध उसके उसको छूना, उसके अधिकारों का हनन करना और उसके समीप जाना, इस तरह की बातें जो है वो उस व्यक्ति के विरुद्ध कहलाती है। लेकिन चूंकि मुस्लिम शासक अपने साथ स्त्रियां लेके नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ की हिंदू स्त्रियों के साथ इस तरह का जो जबरन व्यवहार किया, वही कालांतर में जाके अपराध की श्रेणी में मतलब बनता चला गया। पहले क्या होता था, जब एक राजा दूसरे राज्य को अपने अधीन कर लेता था तो वहां से तो वो भौतिक संपत्ति तो लेता था, हीरे जवाहरात सोने चांदी, लेकिन साथ साथ स्त्रियां भी एक संपत्ति के रूप में उस समय मान्य थी और वो भी लूट ली जाती थी। और वहां पर भी उनके खुद के स्वतंत्र, उनके विचार चिंतन का, उनके अस्तित्व का कोई प्रश्न नहीं उठता था। इस तरीके से जो है स्त्रियां धीरे धीरे, कई कई क्षेत्र तो उस समय ऐसी घटनाएं भी मिलती है कि जैसे कोई वस्तु की तरह किसी वस्तु को यहाँ से वहां बेचा जाता है या इस वस्तु को लेकर हम खरीदते हैं, उस तरह से जो महिलाएं खरीद फरोख्त का साधन हुआ करती थी। तो इस तरीके से जो है स्थिति जो हम देख रहे हैं कि उस समय मध्यकाल से महिलाओं की स्थिति गिरी और उसके बाद इस अपराध भी उनके प्रति बढ़ता चला गया। अब हम आज की स्थिति में देखेंगे, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हम अपराध को किस कैटेगरी में मानेंगे, कि किसको हम अपराध मानेंगे। शारीरिक रूप से किया गया कोई ऐसा कार्य जो उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध हो, या मानसिक रूप से किया गया। तो दोनों प्रकार की ही हिंसा, अपराध का एक रूप, प्रारंभिक रूप हिंसा होता है, जिसमें तन और मन, धन तीनों को ही चोट पहुंचाया जाता है। तो वहां पर अगर हिंसात्मक स्थिति दिखाई देती है, तो अगर शक्ति का प्रयोग कर रहा है, तो सामान्य रूप से हम ये देख रहे हैं कि पुरुष की सत्ता प्रबल होने के कारण अधिकार और शक्ति और ताकत सब कुछ पुरुष के पास सुरक्षित था, इसलिए वो अपनी शक्ति का प्रयोग जो है वो, जो चूंकि उनसे स्त्री को वो कमजोर समझता था, बहुत सारे कारणों को बताते हुए, या अपन जिसको कुतर्क भी कह सकते हैं, उस आधार पर वो महिला को दोयम समझता था और उसके साथ अपने शक्ति का प्रयोग करता था। तो उसके शरीर, उसका मन, उसकी भावना, उसकी संवेदना कहीं कोई मायने नहीं रखती थी। अब हम ये देखेंगे कि अगर इस हिंसा को हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो दो प्रकार से अपराध दिखाई देते हैं, एक व्यक्तिगत तौर पे और एक सामूहिक रूप पे। तो व्यक्तिगत रूप से तो बिल्कुल ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, संभालने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दूसरे के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और जब वो सफल नहीं हो पाता तो वो जो उससे कमजोर होता है उसके ऊपर प्रयोग करता है, या उसके साथ बल प्रयोग करता है, या जबरदस्ती करता है और उसको अपने अधीन रखने की कोशिश करता है। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मनोविज्ञान का नियम का, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर जो हमें अपराध की स्थिति दिखाई देती है उसमें अपराधी का मानसिक व्यक्तित्व दिखाई देता है, मनोवैज्ञानिक स्थिति दिखाई देती है कि वह एक तो अपनी उच्च सत्ता को बनाए रखने के लिए एक, और या फिर जो उसको लगता है कि कहीं कोई मुझ पर हावी ना हो जाए तो वो उसको दबाने का प्रयास करता है। तो व्यक्तिगत स्तर पर इस जो भी प्रभुत्व संपन्न वर्ग था, पुरुष भी होता था, उच्च जाति के लोग भी हुआ करते थे, ये सब मिलकर के अपने से निम्न पर क्या किया करते थे, शोषण या अपराध के रूप में वहां पर उनका कार्य व्यवहार दिखाई देता था। अब यहाँ पर स्त्री चूंकि पति के अधीन हुआ करती थी, और हमारे मनुस्मृति में कहा भी गया है कि स्त्री जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक पुरुष के अधीन है। उसका रूप अलग अलग होता है, कभी वो पिता के रूप में, कभी पति के रूप में, और कभी पुत्र के रूप में। लेकिन ये बात हमारे शास्त्रों ने जिसको वर्णन किया उसको फिर वो जो भी इस तरह के शासक वर्ग थे उन लोगों ने इस बात को ग्रहण कर लिया, और वो विचारधारा हमेशा से चलती चली आई कि स्त्री को किसी न किसी के अधीन जरूर रहना चाहिए। और अगर वो कहीं पर किसी तरह का विरोध करने का प्रयास करती है या अपनी इच्छा भी जताने की कोशिश करती है तो उसके साथ वहां पर व्यक्तिगत तौर पर दुर्व्यवहार किया जाता है। यह एक अपराध की स्थिति बनाई जा सकती है, मानी जा सकती है। दूसरी बात, कुछ हमारी सामाजिक परंपराएं, हमारी सामाजिक परंपराओं में एक बहुत पुरानी मान्यता है और आप सब अच्छे से जानते हैं, वो है पुत्र प्राप्ति की धारणा, कि पुत्र होना चाहिए
और फिर पुत्र के पीछे फिर जो तर्क दिया गया कि पुत्र जो है, पुत्र नामक नरक से मुक्ति दिलाए, वो पुत्र है, इसलिए पुत्र होना बहुत जरूरी है। तो स्त्री को उसके अस्तित्व, उसकी इयत्ता के पीछे ये बात बहुत महत्वपूर्ण रह गई कि अगर वो पुत्र पैदा करती है तो वो सम्मान की अधिकारी है, और अगर वो पुत्र नहीं पैदा करती है तो हम सब देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। वो जो बच्चा है, वो जो बच्ची होती है, या तो भ्रूण हत्या कर दी जाती है, अगर पता लग जाता है कि वो लड़की है, कन्या गर्भ में ही, तो उसको मार दिया जाता है। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं। तो खाट के नीचे ही वो जो बच्चा पैदा होता है, जो लड़की होती है, या तो उसको दबा के मार दिया जाता है, या वो जो गर्भवती स्त्री है, अगर पता लगता है लड़की है, तो उसको जहर दे दिया जाता है दूध में मिला करके, आग का दूध पिला दिया जाता है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें जो वो शिशु होता है, गर्भस्थ शिशु होता है, जो अभी क्लियर नहीं है, पर ये पता लगता है कि उसमें लड़की की संभावना दिख रही है, तो उसको वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। तो ये एक प्रकार का अपराध है। तो इसके पीछे हमारी ये पुत्र प्राप्ति की मानसिकता जिम्मेदार कही जा सकती है। और फिर वो अगर मान लीजिए एक बटा हो गया, फिर वो सोच, तो माँ, ससुराल वाले, उसके परिवार वाले सब उससे हमेशा अपेक्षा करते हैं कि उसका बेटा होना चाहिए। और हमारे यहाँ जब वो आशीर्वाद देने की परंपरा ना, बहू घर में आती है तो हम उसको पुत्रवती भव का आशीर्वाद देते हैं, नहाओ और खाओ और पूतो फलो। तो मतलब हम हर बात पर, ये जो हमारे मन के अंदर बैठा यह विश्वास है कि पुत्र ही सब कुछ है, और अगर किसी दंपति का पुत्र नहीं है तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, ये कामना भी कहीं ना कहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से उसके लिए जिम्मेदार है। और हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी सब जानते हैं कि लड़का और लड़की के होने के पीछे स्त्री की कहीं कोई भूमिका नहीं होती। वो शुक्राणु होते हैं, इस तरह के जीन्स होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं, और वो जीन्स की प्रबलता लड़के या लड़की को जन्म देती है। लेकिन चूंकि हमारी मानसिकता है हमारे समाज की, और ये दबाव की जो मानसिकता, उसके कारण ये मान लिया जाता है कि अगर किसी लड़की को, किसी औरत को लड़का नहीं हुआ तो वो जो है उसे जीना नहीं चाहिए, और उसे समाज भी और परिवार भी और सब के सब उसे जो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। तो ये जो हमारी स्थिति है, उसके बाद जो स्त्री को एक वस्तु के रूप में उसमें समझा गया, क्योंकि उस समय शासन काल था, राजाओं का राज्य था, तो स्त्री जो है एक वस्तु के रूप में मान ली गई और वो संपत्ति के रूप में स्वीकार की गई। तो उसको लगा कि पति ये सोचने लगा कि मैं लड़की को विवाह करके लाया, मेरी पत्नी हो गई तो मेरी संपत्ति है, तो उसके व्यक्तिगत इच्छा का कोई वहां पर मायने नहीं दिया गया, महत्व नहीं दिया गया। और वहां पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ, वो बहुत सारी चीजें हम सब अच्छे से जानते हैं, जबरदस्ती संबंध बनाना, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ अ, व्यवहार करना, उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं करना, वो क्या सोच रही है उसको बगैर सोचे जो है, इस तरह की स्थितियां जो है कहीं ना कहीं पर उसके हिंसा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती रहती है। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि अगर हम अपराध को देखते हैं तो दो प्रकार के अपराध दिखाई देते हैं, एक तो पुरुष के द्वारा किया गया और दूसरा स्वयं महिलाएं भी करती हैं। दोनों बातें बहुत ध्यान दें, दोनों का रूप हमारे समाज में हमको दिखाई देता है। पुरुष के द्वारा क्या अपराध है ये हम लोग सब जान रहे हैं, बलात्कार है, हत्या है, दहेज संबंधी समस्याएं हैं, छेड़खानी है, या सेक्सुअल हरासमेंट है। ये तमाम चीजें जो है वो पुरुषों का महिलाओं के विरुद्ध किया जाना वाला अपराध है। और यहाँ पर अहिंसात्मक रूप भी होता है, ये तो हिंसात्मक रूप है, लेकिन अहिंसात्मक रूप क्या है? मन को चोट पहुंचाना, कड़वे बोल बोलना, अपशब्द बोलना, गाली देना, मारपीट करना, उसको बेबिचारी की संज्ञा देना, यानी इस तरह के चरित्र पे लांछन लगाना, ये तमाम जो है इस तरह के कृत्य है। और इवन कई जगह तो ऐसा भी दिखाई दिया कि स्त्री के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध उससे देह व्यापार भी कराया गया। ये सब स्थिति इस बात का परिचायक है कि ये जो है महिलाओं के विरुद्ध अपराध है। और उसके बाद तो हम देखते ही हैं कि आजकल जो है एक और काम चल रहा है जिसमें सेक्स रैकेटिंग होती है, जिसमें महिलाओं की तस्करी भी की जाती है, उनको बेच दिया जाता है, बच्चों को भी बेच दिया जाता है। ये सब तमाम स्थितियां जो हैं महिलाओं की दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको ऐसे आंकड़ों की बात बताना चाहूंगी जो बताते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति आज हमारे समाज में क्या बढ़ रही है। यहाँ पर मैंने पिछले 5 सालों के जो है डेटा को लेने की कोशिश की, 2015 से लेकर 2019 तक की कितनी घटनाएं हुई। तो जितने भी अपराध की स्थिति बताई, इसमें अगर हम रेप को लेते हैं तो 2015 में जो है वो रेप हुआ था
3,29,000 के आसपास। आंकड़े पूरा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको आंकड़े सब मिल जाएंगे, है ना। तो ये जो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये उसका है आंकड़ा, ये मैंने नहीं कहीं से लिया है, इसके डेटा को मैंने नेट से सर्च किया और फिर मैं आपको बता रही हूँ, केवल आपको एक कंपैरेटिव स्टडी बताने के लिए कि क्या हमारी पोजीशन है। तो जो स्थिति थी 2015 में वो कितनी हो गई, 3,29,000 की थी। 16 में ये 3,38,000 हो गई। 2017 में ये 3,59,000 हो गई। 2018 में ये 3,78,000 और 2019 में ये आंकड़े जो है रेप की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 4,05,861। तो ये जो आंकड़े हैं वो महिलाओं के अपराध के प्रति हमको किसके दिखाई देते हैं, रेप के दिखाई देते हैं। और अगर इसमें अकेले हम अलग अलग इसको क्लासिफाइड करें, देह व्यवहार करें, सेक्स रैकेटिंग हुआ, या जो है मानव तस्करी हो गया, इस तरह ट्रैफिकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब में हम संख्या देखते हैं तो भी हमें देखते हैं कि जो अपराध की स्थिति है वो बढ़ती भी दिखाई देती है। इसका मतलब जो एनसीआर भी ये कहता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगभग 7.3% बढ़ी हैं, मतलब इनमें बढ़ोतरी ही हो जा रही है। तो जो 2019 में 3,20,000 से अधिक रेप हुए थे, उसमें पति या उसके जो संबंधी है उनके जो है ज्यादा शिकायतें दर्ज की हुई प्राप्त हुई, जिसमें कि वो महिलाओं के साथ इस तरह से रेप करते हैं। फिर प्रति 1 लाख महिलाओं पर अपराध की दर अगर हम उसको देखें तो 2018 में से 18 में 1 लाख में से 58.8% महिलाएं किसी न किसी तरह से अपराध का शिकार हुई और 2019 में उनकी संख्या 64 के करीब पहुंच गई। यही नहीं, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे महिला अपराध की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो मानसिकता है वो हमारे भारतीय ग्रामीण समाज की परंपरागत और रूढ़िवादी मानसिकता है, जो स्त्रियों को लेकर के सेकेंडरी बिहेवियर पर ज्यादा विश्वास करती है, और ये पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर अपराध जितने दर्ज किए गए वो 59,853 करीब अपराध उत्तर प्रदेश में, जो कि पूरे देश में जितने भी अपराध है उनका 14.7% है। यानी हम कल्पना कर सकते हैं कि अकेले राज्य में अपराध की स्थिति महिलाओं को लेकर के कितनी चिंता की दिखाई देती है। इसके बाद राजस्थान आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, और इवन ये सब हमारे राष्ट्र जिनको हम बीमारों राष्ट्र भी कहते हैं, इसमें स्थिति महिलाओं के अपराध को लेकर के हमें काफी बढ़ी भी दिखाई देती है। दिल्ली को अगर हम देखें मेट्रो सिटीज में तो अकेले 12,902 अपराध दर्ज हुए, जो सबसे अधिक थे, और उसके बाद मुंबई में। तो मुझे लगता है, और आप लोग सब देख रहे हैं कि निर्भया कांड के पश्चात से अगर हम देखें कि दिल्ली शहर महिला अपराधों को लेकर के बहुत ज्यादा हाई ग्राफ को बताने लगा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं देखा, ऐसी कोई न्यूज नहीं दिखाई देती जहां पर महिलाएं कहीं न कहीं, या लड़कियां हो वो कहीं अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रही हैं, किसी न किसी रूप में वो अपराध का शिकार हो जाती हैं, चाहे वो रेप हो, चाहे फिर उनका मर्डर हो, और चाहे कोई कोई और दुर्घटना हो। और सेक्सुअल हरासमेंट तो बहुत होता है, चाहे वो कार्यालय में हो, चाहे वो किसी अन्य क्षेत्र में ऑफिस में, उनको इस तरह का यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में ही अकेले राज्यों में जो है महिला अपराध को लेकर के अलग अलग स्थिति दिखाई देती है। इवन राष्ट्रीय महिला आयोग भी मानता है कि जनवरी 21 मार्च, मतलब अभी 2021 की बात कर रहा है, और मार्च मतलब अभी कितना चल रहा है, अभी अप्रैल चल रहा है, 1 महीना पहले तक की जो अपराध की स्थिति है उसमें 2019 में 19,730 मामले रिकॉर्ड किए गए, और 2020 में ये इनकी संख्या करीब 23,000 के आसपास पहुंच चुकी थी, जो इस बात का प्रतीक है कि महिलाओं में अपराध जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो ये तो एक स्थिति है, क्योंकि देखिए कोई भी व्यवस्था, हम लोग समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था में से ही पैदा होती है, वो अलग से कहीं से नहीं आती है। तो अगर ये महिलाओं को अपराध के लेकर के जो अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ हमको दिखाई देता है, उसकी सारी जड़ें हमारी व्यवस्था में ही विद्यमान है,
चाहे वो हमारा वैदिक काल को बस हम अगर छोड़ देते तो वैदिक काल में कोई हमको बहुत स्थिति नहीं दिखाती, लेकिन मुगल काल के बाद अगर हम देखते हैं, मुगलों के आने के पश्चात से लेके स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के बाद, और अब हम देख रहे हैं कि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है। उनका मतलब चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आप खुद देखिए, आप सब जानते हैं, ऐसा कोई स्पेस से लेके, ब्रह्मांड से लेकर, यूनिवर्स से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेके, हर क्षेत्र में महिलाओं का ग्राफ बढ़ा है। बावजूद इसके कि कहीं ना कहीं अभी भी महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति जो है वो कमी नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि ये जो महिलाओं का बढ़ता हुआ स्थिति हमको दिखाई देता है, ये कंफर्ट जोन की महिलाएं हैं, जिन्होंने अपनी सुविधाओं या जो कुछ भी उनके पास उपलब्ध था, इसमें अपवाद हो सकते हैं, मैं अपवाद की बात नहीं कर रही, अब मैं सामान्यकरण की यदि बात करती हूँ तो ये कहती हूँ कि जो महिलाएं आगे बढ़ी, इनको कहीं ना कहीं से इनका या तो पेरेंटल बैकग्राउंड अच्छा रहा, इनके परिवार वालों ने इनको सपोर्ट किया, या इनके समाज ने उनको सपोर्ट किया, या उनका सामाजिक परिवेश उनको सपोर्टिव रहा, इसलिए वो आगे निकल गई। अदरवाइज अगर हम पूरे भारत में जनरलाइज करके देखते हैं तो महिलाओं में अपराध को लेकर संख्या हमको बहुत ही बढ़ोतरी की दिखाई देती है। अब हमको देखना है कि अगर आज ये स्थिति बनी रहेगी तो क्या हम इसी को लेकर चलते रहें कि महिलाओं में अपराध की स्थिति बहुत दिखाई दे रही है, महिलाओं के विरुद्ध भी अपराध है और महिलाएं भी अपराध में शामिल हो रही है। अब ये जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि महिलाएं भी अपराध कर रही हैं, तो ये इसलिए है क्योंकि हम लोग सब एक व्यक्ति हैं, हमारे पर बहुत सारी चीजों का असर पड़ता है। तो जो भौतिकवादी संस्कृति है उसने हमको इतना अधिक आधुनिक बना दिया है, और इस आधुनिकता के आड़ में फिर जो कुछ भी होता है वो हम आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये जो अपनी स्थिति को छोड़ करके, मैं ये नहीं मानती कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लड़कियों को ड्रेसेस नहीं पहनने चाहिए, ये सब कुछ भी खराब नहीं है। खराब तब होता है कि जब हमारा आचरण किसी के लिए हानिकारक हो या अहितकारी हो, और हमारे किसी आचरण से किसी को दुख पहुंचे या ठेस लगे, इन सबसे बचने की आवश्यकता है। तो इन सारी विवेचना के आधार पर मैंने कुछ सुझावों की बात की है। अगर वो कुछ थोड़े बहुत सुझावों को हम देखें, और देखिए सबसे बड़ी बात तो बच्चे ये है कि आप लोग तो हमारी आने वाली पीढ़ी हो, और अगर हम लोग इस बात को ध्यान रखते हैं कि ये जो स्थिति है, ये आंकड़े भयावह है, लेकिन ये आंकड़े बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि आप समझ पाए कि अगर हमको इस दिशा में कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है तो एक ज्वाइंट एफर्ट करना पड़ेगा, संयुक्त प्रयास करना पड़ेगा। अगर मैं ये सोचूंगी मैं तो आगे बढ़ गई, मुझे क्या करना है, अगर मान लीजिए प्रशासन ये सोचेगा हम तो सब ठीक ठाक है, हम जितना देख पा रहे करें, पुलिस अपना काम है, तो अगर हम सब इस तरह एक दूसरे के ऊपर छोड़ते जाएंगे तो समाज में इस तरह की जो स्थितियां हैं, जो हमारी व्यवस्था को, हमारी जड़ों को कहीं कमजोर कर रही है, उसको सुधारने के लिए प्रयास एक जन के प्रयास से काम नहीं चलेगा। महिलाएं अपनी स्थिति में, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इस आगे बढ़ने में हमको ये देखना है कि अगर वो अपराध की शिकार हो रही हैं या अपराध खुद कर रही हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था होने की आवश्यकता है, उनके लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, कोई कार्यक्रम होने चाहिए, जिसके माध्यम से वो इस बात को समझ सके कि आधुनिकता की मर्यादा क्या है, शिक्षा की मर्यादा क्या है, कहाँ तक हमको किसी काम को करना चाहिए और कहाँ तक नहीं करना चाहिए। इस बात का ज्ञान यदि उस महिला को भी, उस लड़की को भी और उसके परिवार वालों को भी होता है, तो हम समझ सकते हैं कि इस दिशा में महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध की स्थिति है उसमें कम से कम कमी नहीं आएगी, तो नियंत्रण हो सकता है, फिर तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा ही। तो इसमें कुछ सुझाव जो है मैं ये मान के चल रही हूँ, क्योंकि अरुण जी बैठे हुए हैं, वो भी बहुत अच्छी बात करेंगे मैं जानती हूँ। कुछ दो तीन सुझाव की बात कर रही हूँ कि तो सबसे पहले तो स्कूल और कॉलेजेस में कि महिला जो इतने भी लड़कियां हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए महाविद्यालय का प्रशासन या स्कूल का या कॉलेज को उसके लिए देखना पड़ेगा कि कहाँ से अपराध की स्थितियां निर्मित हो रही है, उन स्थितियों को रोका जाए। हम अपराध को नहीं रोक सकते, लेकिन अपराध पैदा होने वाली सिचुएशंस को यदि कंट्रोल करते हैं तो अपराध भी अपने आप से प्रभावित हो सकता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि कई बार ऐसा भी देखा गया, ऐसे कई केसेस हुए हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध होता है, कोई उस पर उनको पनिश करता है, कोई उनको मारपीट करता है, पर स्वयं महिलाएं भी कहीं ना कहीं उसके लिए हिचक करती हैं या हिचकती हैं, एफआईआर दर्ज नहीं कराती हैं, आगे नहीं जाती, अरे छोड़ दो ना, मेरा पति ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, सुधर जाएगा, ये तो मेरे पिता ही है या ये मेरे मामा, जो भी रिश्तेदार करके महिला ही कहीं ना कहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रोटेक्ट करती है। तो ये स्थितियां अगर बचे तो बेहतर है।
तीसरी बात कि अगर कोई महिला हिम्मत करके एफआईआर दर्ज कराने जाती है, कल की एक घटना में देखी और मैंने पेपर में पढ़ा कि एक लड़की के साथ जो है वो क्या बोलते हैं रेप हुआ, है ना, सामूहिक रेप हुआ। और जब किसी तरह से वो ऑफिस में पुलिस थाने पहुंचती है, तो पुलिस थाने में पुलिस वाले ने क्या है, उनको बैठा के रखा। एक तो उसकी स्वयं की हालत खराब है, और वो पता नहीं कब तक बैठी रही, उसके एफआईआर भी नहीं लिखा उसने, पुलिस वाले ने। अब इसमें किसका दोष है क्या है नहीं, तो ये यहाँ पर कहीं न कहीं व्यवस्था का दोष है कि अगर ये लड़की इस तरह से पहुंची है पुलिस ऑफिस में या पुलिस कार्यालय में, तो एफआईआर जरूर दर्ज करना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो स्वयं अपराधी जो स्वयं शोषित होता है, और वो भी इस तरह का जिसमें उसका तन और मन दोनों आहत हुआ हो, वो इस स्थिति में नहीं होता कि इस तरह की झूठी कहानी कोई बनाए कि उसके साथ इस तरह की कोई घटना अप्रिय हुई है और जिसके कारण वो आहत है और परेशान है। तो सामान्य रूप से जब अगर इस तरह के केसेस कोई लेके पहुंचता है या स्वयं शोषित आदमी पहुंचता है या कोई लेके पहुंचता है, तो ये पुलिस का फर्ज होना चाहिए और उसको कोशिश की जानी चाहिए कि वहां पर वो एफआईआर दर्ज करे। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, हम लोग कभी कभी काउंसलिंग में करते हैं, हम लोग जेल जाते हैं, तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि जब इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं, तो कम से कम जो भी संबंधित पुलिस अधिकारी है वो उस एफआईआर को जरूर ले, उसकी बात सुने। क्योंकि जो परेशान है, जो व्यथित है, अगर उसकी बात भी कोई सुनने वाला नहीं है, तो एफआईआर तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले सहानुभूति पूर्वक उससे बात करने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर उसने एफआईआर में बताया कि ये लोग व्यक्ति उसके कल्प्रिट हो सकते हैं, इसके साथ इन लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उसमें तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। क्योंकि अगर कार्यवाही में देर होती है, तो वहां पर क्या होता है, वो जो अपराधी होता है वो अपने बचने के तमाम रास्ते ढूंढ लेता है। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज हम सारे समाचार पत्रों को देख लें, घटनाओं को देख लें, हर जगह हमको इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है कि अगर कोई है तो उसके खिलाफ या तो केस नहीं लिया जा रहा है, या उसके खिलाफ दर्ज नहीं किया जा रहा है, और कार्यवाही भी नहीं की जा रही है, तब तक वो पर्याप्त समय में अपने आप की अपनी बचा लेता है। उसके बाद मामले की पूरी जांच पड़ताल की जानी चाहिए, उसकी गुणवत्ता के साथ समझौता किए बगैर, मतलब समझौता की स्थिति नहीं बननी चाहिए कि ठीक है वो ये है, इसको छोड़ दो, ये बड़ा ऑफिसर है या कोई बड़े उसके साथ शक्ति है, संपन्नता है, ताकत है, तो उसको हम टच नहीं कर सकते। ये सब बातों के बगैर पहले जो जो प्राथमिकी होती है एफआईआर, उसको दर्ज किया जाना चाहिए, और उसकी जांच पड़ताल के लिए गुणवत्ता के आधार पर उसकी शुरुआत होनी चाहिए। तीसरी स्थिति और क्या निर्मित होती है कि जब कोई लड़की यदि इस तरह से करने जाती भी है हिम्मत करके, कि मान लीजिए आजकल की स्थिति, आज बहुत जागरूकता हमें दिखाई दे रही है, मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात की, काफी जागरूक है, तो अगर वो इस अपराध अनजाने में, क्योंकि कभी देखिए ऐसी स्थिति बनती है, एक समय तो ये होता है कि हम प्रोटेक्शन की कंडीशन में होते हैं, हो सकता है कभी हम ऐसी कंडीशन में हो कि हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में यदि हम किसी को जाके बताते हैं, तो वहां पर सुनवाई जरूर चाहिए, और उसके लिए कोई तमाम सवाल जवाब नहीं होने चाहिए। नहीं तो मान लीजिए वही पहुंची और मुझे मेरे साथ ये हुआ है, और उसके साथ बहुत सारे सवाल जवाब शुरू किए, तो वो पहले ही परेशान हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में कुछ सारी होती हैं, कई ऐसी घटनाएं हुई कि उस लड़की ने जिसके साथ ऐसा अपराध हुआ तो उसने सुसाइड भी कर लिया। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीने का अधिकार सबको भी है। उसके बाद जितने भी हेल्पलाइन बने हुए हैं, उस हेल्पलाइन के नंबर स्कूल और कॉलेज में बोर्ड बोर्ड में बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है। जैसे आप लोग को पता है 1098 को यदि हम फोन करेंगे, तो वो बच्चों के संबंधी अपराधों की शिकायत दर्ज करता है। 1099 है तो वो महिलाओं के लिए अपराध दर्ज करने की स्थिति है। तो ये सब हेल्पलाइन नंबर लिखे जाने चाहिए, ताकि जिससे कि अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो, तो तत्काल वो उस चीज की सूचना संबंधित संस्था को दे सके। उसके बाद पुलिस स्टेशन जो बने, तो वहां महिला प्रकोष्ठ बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार महिलाओं की ऐसी स्थिति होती है कि वो पुलिस वाले के सामने, जो कि वो पुरुष है, उसके सामने अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में जो है उनके लिए पृथक व्यवस्था की होना बहुत जरूरी है, और महिला प्रकोष्ठ भी हर जगह होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक कमरा तो होना ही चाहिए। उसके बाद जितने भी पुलिस बल है, उसमें महिला पुलिस बल भी होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की प्रॉब्लम्स को महिला अच्छे से समझ सकती है। और मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस अधिकारी नहीं समझते, समझते हैं, और संख्या कम है सामान्य रूप से। तो इस तरीके से उसके बाद जो भी महिलाओं की इस तरह के हितों को लेके काम कर रहे हैं, अपराध को लेके ऐसे एनजीओ हैं, उनको प्रश्रय दिया जाना चाहिए। और उसके बाद
जो भी महिलाएं इस तरह की पीड़ित है, सपोज मान लीजिए इस तरह की पीड़ित महिला को उनका घर, उनका परिवार, उनका समाज स्वीकार नहीं करता, तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए, पुनर्वास केंद्र होना चाहिए। और हालांकि पुनर्वास केंद्र बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था से भी हम परिचित हैं। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है, ये सारी की सारी जो महिला अपराध को लेकर के बनी हुई है और बढ़ती चली जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो है हमारा स्ट्रक्चरल दोष है, दिखाई देता है मुझे। सिस्टम कहीं ना कहीं हमारा इसके लिए जिम्मेदार है। और अगर कार्यवाही सही होती है, पनिश जल्दी किया जाता है, तो उसका जैसे प्राचीन काल में दंड मिलता था कि अगर कोई व्यक्ति किसी का आंख काट वो कर देता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसको जो है उसकी आंख ले ली जाती थी और उसको चौरास्ते पे दंड दिया जाता। मैं ये नहीं कहती कि हम आज ऐसी दंड की व्यवस्था करें, लेकिन उसका एक प्रभाव पड़ता था, आदमी भय रहता था। अभी किसी के मन में कोई भय नहीं है। इतने सारे रेप केसेस होते हैं, इतने सारे अपराध होते हैं, और अपराधी आसानी से छूट जाता है। तो निश्चित रूप से जो एक अप्रत्यक्ष रूप से मैसेज जाता है कि किसी का कुछ नहीं होगा, इसलिए अपराध फलते फूलते रहते हैं। तो ये तमाम स्थितियां हैं जो महिलाओं के अपराध के लिए जिम्मेदार है। अगर हम इन पर विचार करें, और इसके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम जरूर होनी चाहिए। केवल ऐसे सैद्धांतिक रूप से बात नहीं होगा। हम कुछ ऐसे आप लोग जैसे पीजी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसा ग्रुप बनाइए, इस तरह पे कुछ काम करिए उनके लिए, उन महिलाओं के अंदर जागरूकता। क्योंकि कई बार क्या है, महिलाएं स्वयं अपनी स्थिति के प्रति जागरूक नहीं होती कि उनके अधिकार क्या है, उनको ये भी नहीं मालूम है। आप में से इतनी सारी लड़कियां हैं, आप खुद अपना विवेचन कीजिए, क्या आपको पता है कि आपके अधिकार क्या है? क्या आपने जानने की कोशिश की? अगर इन सब बिंदुओं पर हम विचार करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की जो असामाजिक स्थितियां समाज में हैं, जो समाज में संरचनात्मक दोष पैदा कर रही हैं, उनको हम लोग दूर करने में एक रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुना। अरुण जी मुझको देख रहे हैं, सोच रहे हैं मैडम सारा हिस्सा बोल देंगी तो मैं क्या बोलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया है। आप बहुत अच्छे विचारक हैं, और बहुत अच्छी आपकी भी मेरी चर्चा होती रहती है। तो बच्चों, अगर आपको कुछ जिज्ञासा हो तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। पहले हम लोग सिन्हा सर को सुने, उनको सुनना मुझे भी बहुत जरूरी है। बहुत दिन के बाद वो हम लोग आमने सामने हो रहे हैं, वैसे तो बातचीत बहुत होती रहती है। तो सीमा को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे पांडा तराई कॉलेज को मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बच्चों के सामने बातचीत करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। इसका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।